प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में बात करेंगे गणित की। गणित में आज हम बात करेंगे त्रिभुज भाग 2 की। वही इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 10 में ही हम लोग बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान में आज हम लोग बात करेंगे हमारे अध्याय प्रकाश के बारे में, इसके भाग 3 में। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वही इसके बाद कक्षा 12 में आज हम गणित के बारे में पढ़ेंगे। गणित में हम लोग बात करेंगे सातत्य तथा अवकलनीयता, इसके भाग 2 और भाग 3 में। इसके बाद कक्षा 12 में आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। इसके अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में, इसके भाग 8 में, और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी, ताकि आज पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण बातों को आप साथ की साथ लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि पहली वीडियो आपने देख लिया होगा। ये है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछली वीडियो में भी किया था। चलिए एक बार जान लेते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए किन किन प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। इन दोनों प्रतिबंधों का संतुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है किसी दो त्रिभुज के समरूपता के लिए। चलिए एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इसको आप इजीली अपने एग्जाम में कर पाएं। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं तथा थेल्स प्रमेय कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको बीपीटी भी कहते हैं। थ्योरम क्या कहता है, यानी कि प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हम किसी भी प्रमेय को उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही सिद्ध करते हैं। तो पहला स्टेप होता है दिया है। हमें प्रमेय के स्टेटमेंट में क्या चीज दिया हुआ है, हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज का नाम हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज ABC लिया है। इसके अलावा और क्या लिखा है इसमें कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक समांतर रेखा, यानी एक हम रेखा खींचते हैं जो भुजा BC के समांतर। तो ये हमने एक रेखा खींची। अब क्या है, ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जो अन्य दो भुजा BC के अलावा और कौन सी दो भुजाएं हैं, AB और AC। तो ये अन्य दो भुजाओं AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है।
तो ये होता है प्रमेय का दूसरा स्टेप। हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखा हमने समांतर रेखा BC के खींचा है, ये AB को और AC को किस अनुपात में विभाजित करती है, और ये अनुपात बराबर है, यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर रचना की आवश्यकता नहीं है तो हम ये स्टेप को स्किप कर देते हैं। अगर रचना की आवश्यकता है तो हम इसकी रचना करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने रचना करना है। रचना क्या करेंगे, हम B और E को मिलाएंगे तथा C और D को मिलाएंगे। साथ ही हम एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी एक लंब खींचेंगे हम AC रेखा पर और EN लंब खींचेंगे हम AB रेखा पर। तो ये है रचना। इसके बाद हम आएंगे इसको सिद्ध करने पर। सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने में इसका आधार क्या है AD गुने में ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या है EN। इसको हम देंगे समीकरण 1 नाम। इसी के साथ दूसरा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में त्रिभुज BDE का आधार जो क्या है BD गुने में त्रिभुज BDE का ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है इसकी EN। इसको देंगे हम समीकरण 2 नाम। इसी प्रकार हम बाकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुने में AD गुने में DM। इसको हम देते हैं समीकरण 3 नाम। इसी प्रकार त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में EC गुने में DM। इसको देंगे हम समीकरण 4 नाम, और इन चारों समीकरण का हम प्रयोग करेंगे आगे। अब 1 और 2 समीकरण से हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में AD गुने में EN बटे में 1/2 गुने में BD गुने में EN। अब ध्यान से देखिए, इसको अंश में तथा हर में 1/2 समान है तो ये कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार EN भी समान है तो EN भी कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, AD बटे में BD। तो ये बराबर हो जाएगा AD बटे BD के। इसको नाम देते हैं समीकरण 5। अब 3 और 4 से हमें प्राप्त होता है एरिया ऑफ ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में AE गुने में DA बटे में 1/2 गुने में EC गुने में DA। अब फिर से आप देखिए कि यहाँ पर भी अंश और हर में कुछ चीजें समान है, यानी 1/2 और 1/2 कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार DM भी अंश में है और DM हर में भी है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा AE बटे में EC। तो ये बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, और इसको देते हैं हम समीकरण 6 नाम। अब क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने त्रिभुज हैं, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने 9th क्लास में एक प्रमेय किया था जिसके अनुसार इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के बराबर है। इसको हम देते हैं समीकरण 7। अब समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 7 को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें ये दिखता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है समीकरण 7 से, तथा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE तो आपस में वैसे ही बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका अर्थ ये है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। तो
इसीलिए समीकरण 5, 6 और 7 से हमें प्राप्त होता है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। तो यही समय सिद्ध करना था इस प्रमेय में। चलिए आगे हम एक उदाहरण करते हैं जिसमें हम अभी किए हुए प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC के। हल देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE रेखा समांतर है BC के। तो हमें इस प्रश्न में दिया है DE समांतर BC के, अतः AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। प्रमेय 1 से जो प्रमेय हमने अभी किया है, अब हम इसको अगर बिल्कुल उल्टा कर दें यानी व्युत्क्रम करें इसका, तो हमें प्राप्त होगा DB बटे AD बराबर में EC बटे AE। अब अगर हम दोनों तरफ 1 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा DB बटे AD जमा 1 बराबर EC बटे AE जमा 1। जोड़ने पर क्या आएगा, DB जमा AD बटे में AD बराबर EC जमा AE बटे में AE, और जोड़ने पर आएगा AB बटे में AD बराबर EC बटे में AE। और इसको अगर हम फिर से व्युत्क्रम करें तो ये आ जाएगा AD बटे AB बराबर में AE बटे AC, और यही हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि प्रमेय के अनुसार तो हमारे पास AD बटे DB आता, बट हमें सिद्ध क्या करना था, AD बटे AB, यानी पूरी रेखा सिद्ध करनी थी हमें उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हम उसका व्युत्क्रम करके 1 जोड़ देते हैं और फिर उसका दोबारा से व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुजों की समरूपता, जिसमें हमने थेल्स प्रमेय किया यानी प्रमेय 6.1। अगली वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां देखेंगे। जिस तरीके से त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां होती थी, इसी प्रकार हम समरूपता के लिए भी कुछ कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो देखने से पहले आप लोग सर्वांग समता की जो कसौटियां थी उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, ताकि आपको समरूपता की कसौटियां आसानी से समझ में आए। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग NCERT किताब के क्वेश्चंस को हल करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस वीडियो का तीसरा भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोलीय दर्पणों का उपयोग क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कुछ चिन्ह परिपाटी के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। तो शुरुआत करनी है हमें ये जानते हुए कि गोलीय दर्पणों का उपयोग क्या है। परंतु इसके बारे में जानने से पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि गोलीय दर्पणों से आखिर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पणों की बात करते हैं। इसके बारे में हम पिछली वीडियो जो थी उसमें भी बात कर चुके हैं, और वहां पे तो हमने रेखाखंड का इस्तेमाल करके प्रतिबिंब बनाए भी थे। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है उसके साइज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम देखें तो अनंत पर जब हमने वस्तु रखी थी तो बिंदु साइज का बना था। जब हमने इसे थोड़ा और पास लाया था तो जो हमारा प्रतिबिंब का आकार था वो थोड़ा छोटा हो गया। C पर लाने पर इसका आकार समान साइज का हो गया था। जब इसे हम C और F के बीच में लेके आए थे तो साइज बड़ा हो गया था, और F पर लाने पर तो ये अनंत पर बनता है, मतलब बहुत बड़ा। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास में ला रहे थे
अवतल दर्पण में क्या हो रहा था कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो रहा था। वहीं पे अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अनंत पर रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो बिंदु आकार का बनता है, और अगर हम उसे P और अनंत के बीच में रखें तब हमारे प्रतिबिंब का साइज होता है छोटा। तो यानी कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सिर्फ ऐसी जगहों पर किया जा सकता है जहां पर हमें बिंब से छोटे आकार का प्रतिबिंब चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण होते किस प्रकार के हैं। हम जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अवतल दर्पण अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग को समझते हुए। अब हम जानते हैं कि अगर हम अवतल दर्पण के फोकस से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण होगी वो जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर जाएगी। तो अब फोकस पे मान लीजिए कि हम एक बल्ब लगाते हैं, तो होगा क्या कि बल्ब से जो रोशनी होगी वो जाएगी हमारे अवतल दर्पण पे, और अवतल दर्पण पे जब ये रोशनी जाएगी तो क्योंकि ये सारी रोशनी फोकस से आ रही है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी रोशनी होगी एक पतली सी रेखा बनाते हुए आगे की तरफ जाएगी। अब इस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम टॉर्च के अंदर, इसी का इस्तेमाल होता है सर्च लाइट के अंदर, और वाहन के अग्रदीप में भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमें एक शक्तिशाली समांतर किरण मिलती है। तो अवतल दर्पण का एक इस्तेमाल तो ये हो गया कि हम टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में शक्तिशाली समांतर किरण पाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम हम उत्तल दर्पण के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर पीछे की तरफ होता है और वहां पर बल्ब लगाना तो संभव ही नहीं। चलिए जानते हैं इसका दूसरा उपयोग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं अवतल दर्पण में अगर हम कोई बल्ब पास में रखें तो उससे बड़ी इमेज बनेगी। तो बड़े साइज की इमेज के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं सेविंग दर्पणों में, और इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स दांत को देखने के लिए, क्योंकि इन दोनों में ही हमें बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब चाहिए होता है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका तीसरा उपयोग है सौर भट्टियों में, क्योंकि जैसा कि हमने पहले केस में देखा कि क्या हो रहा था, जब हम फोकस पे कुछ रखते थे तो सारी की सारी किरणें समांतर जाती थी। अब अगर कोई किरण समांतर आ रही होगी तो वो भी फोकस पे आएगी। अब सौर भट्टियों में क्या होता है कि हमें सौर ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करना होता है। अब सूर्य तो हमसे अनंत जितना दूर ही समझ लीजिए, तो सूर्य की जितने भी किरणें अवतल दर्पण पे पड़ेंगी वो लगभग हमारे मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी रोशनी को एक ही जगह पर फोकस किया जा सकता है, और इसीलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ पर होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग हम करते हैं पश्य दृश्य विंग दर्पणों के रूप में, यानी कि जो हमारी कार होती है उसके रियर व्यू मिरर, या फिर ये कह लीजिए कि पीछे से जो हम देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी नहीं, उसके रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि बात क्या है कि हमारे पास जगह छोटी सी है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े पश्य दृश्य दर्पण नहीं लगा सकते, परंतु हमें पीछे का बहुत बड़ा इलाका उस दर्पण के अंदर देखना है। यानी कि इलाका तो बड़ा है परंतु हमें उसका प्रतिबिंब कैसा चाहिए, छोटा। और उत्तल दर्पण की यही खासियत है कि वो बिंब का आकार जो होता है उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसीलिए इसे पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो खत्म हुआ, अब हमें जानना है चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो हमारा मिरर है, यानी कि जो हमारा दर्पण है, उससे कोई चीज़ अगर कितनी दूरी पे रखी गई हो तो उसे नापने के लिए हम किस तरह का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस अध्याय से जितने भी सवाल आते हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं, और उसको सरल करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों में समान ही होते हैं। ये है मुख्य अक्ष और ये है हमारा ध्रुव। अब ध्रुव की खासियत ये है कि हम अगर किसी भी चीज़ की दूरी नापेंगे दर्पण से तो वो मुख्य अक्ष से ही नापी जाएगी। अब अगर कोई भी चीज़ बाईं तरफ है तो वहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और कोई चीज़ अगर दाईं तरफ है तो उस पर पॉजिटिव का साइन लगेगा।
इसी तरीके से कोई चीज अगर नीचे की तरफ है तो उस पर नेगेटिव का साइन लगेगा और कोई सी चीज ऊपर की तरफ है तो उस पर पॉजिटिव का साइन लगेगा। चिन्ह परिपाटी के अंदर आपको बस ये 4 चीजें ही याद रखनी है कि किस तरफ किस तरह का साइन लगेगा। और ये बात ध्यान में रखना है कि जितनी भी दूरी आप नापेंगे वो सारी की सारी ध्रुव से नापी जाएगी। चलिए अब जानते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर v का मतलब होता है प्रतिबिंब कितनी दूर है, u का मतलब होता है कि बिंब कितनी दूर है और f हमारी फोकस दूरी होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि दर्पण में इन दूरी को किस तरीके से नापना है। तो ये है हमारा दर्पण और ये है हमारा मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर एक फोकस होगा और एक होगा हमारा वक्रता केंद्र और ये है हमारा ध्रुव जहाँ से हमें सारी दूरी नापनी है। अब मान लीजिए कि ये है हमारा बिंब, तो इसकी दूरी हम नापेंगे ध्रुव से और इसे हम u का नाम देंगे। ये है हमारा प्रतिबिंब, मान लीजिए कि C और F के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी दूरी जो हम नापेंगे वो भी नापेंगे ध्रुव से और इसे नाम देंगे v का। और फोकस दूरी तो हमेशा समान ही रहती है, ध्रुव से F के बीच का जो दूरी होता है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो इस तरीके से आपको जितनी भी दूरी है वो नापनी है। चलिए अब देखते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। अब आवर्धन के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की। अब इसका इस्तेमाल हम बचपन में करते थे किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए। आवर्धन भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल आवर्धन का मतलब होता है कि जो हमारा बिंब है उसके कंपेयर में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितना ज्यादा बड़ा है या फिर कितना ज्यादा छोटा है। तो अगर हम आवर्धन की डेफिनेशन की बात करें तो वो है गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बड़ा ही हो, क्योंकि वो छोटा भी हो सकता है। तो आवर्धन की अगर वैल्यू आती है 1, इसका मतलब जो बिंब है और प्रतिबिंब है वो समान आकार के हैं। 1 से अगर छोटी आती है इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो छोटा है, और 1 से बड़ी आती है इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो बिंब के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर में प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h डैश लिखते हैं अपॉन में बिंब की ऊंचाई जिसे हम h लिखते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि जो हमारा शीशा होगा यानी कि दर्पण होगा उसमें कैसे नापना है। तो ये हमारा शीशा है और यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा बिंब है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी उसे कहा जाएगा h, और जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी ऊंचाई को कहा जाएगा h डैश, और h डैश अपॉन में h वो हमारा आ जाएगा आवर्धन। अब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि हमें ना तो बिंब की ऊंचाई पता है और ना ही प्रतिबिंब की, तो उसमें हम आवर्धन कैसे निकालेंगे। दरअसल आवर्धन जो होता है वो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो अगर बिंब की दूरी जो कि u होती है और प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v कहते हैं, तो उस केस में जो हमारा m होगा वो बराबर होगा h डैश अपॉन h, जो कि तो होता ही है, और ये माइनस v अपॉन u के भी बराबर होगा। तो अगर हमारे पास बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है तो वहां पर हम बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का इस्तेमाल करके भी आवर्धन को निकाल सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब अगर आपका जो आवर्धन है वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, यानी कि जिस तरफ हमारा शीशा है या दर्पण है उसी तरफ हमारी प्रतिबिंब भी बनेगी। परंतु अगर m का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है और जो हमारा दर्पण है उसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, तो आप कोई सा भी सवाल जो दर्पण पर दिया जा सकता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बात पर चलिए आज का होमवर्क देखते हैं। ये प्रश्न है जो आपको घर से सॉल्व करके लाना है। प्रश्न है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज आपको बतानी है। तो ये सवाल आप लोग घर से कर आएंगे। इसका उत्तर है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा तथा साइज में बिंब से छोटा होगा 0.23 गुना। तो कोशिश करिएगा कि आपका उत्तर भी यही आ सके।
तो चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। इस वीडियो में हमने जाना कि गोले दर्पणों का उपयोग क्या होता है, और उसके अलावा हमने जाना चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। अब इन सभी के बारे में आपको अपनी बुक NCERT जो है उसके अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन में पढ़ना है। इसके अलावा अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तन तथा अपवर्तनांक के बारे में, तो आप लोग इसके बारे में भी पढ़कर आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी सी पर, ऑप्शन सी एफ तथा सी के बीच, ऑप्शन डी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी आभासी एवं उल्टा, ऑप्शन डी आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कहां अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी सौर भट्टियों में, ऑप्शन सी पश्चिम दृश्य दर्पण, ऑप्शन डी सेविंग दर्पणों। क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण सूत्र में निम्न में से क्या नहीं होता। ऑप्शन ए बिंब की दूरी, ऑप्शन बी प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन सी फोकस दूरी एंड ऑप्शन डी आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, घनात्मक आवर्धन इंगित करता है कि ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन बी प्रतिबिंब आभासी है, ऑप्शन सी प्रतिबिंब आवर्धित है, ऑप्शन डी प्रतिबिंब छोटी है। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 डी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक पाठ 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सांतत्य होता क्या है और एक फलन किसी बिंदु पर कब संतत होता है। साथ ही हमने जाना असांतत्य के बिंदु के बारे में भी और देखा कि सांतत्य और असांतत्य पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस पाठ के भाग 2 में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे संतत फलनों के बीजगणित के बारे में, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक प्रमेय दी गई है। कहा है कि मान लीजिए f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत हैं। तब f जमा g x बराबर c पर संतत है। आसान शब्दों में यदि समझाना चाहूं तो कहा गया है कि f और g दो वास्तविक फलन हैं और एक वास्तविक संख्या c पर दोनों ही फलन जो है वो संतत है। और हमें दर्शाना ये है कि इन दोनों फलनों का जब हम योग ले लेते हैं यानी f जमा g, तो वह भी बिंदु x बराबर c पर संतत होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हमें बिंदु x बराबर c पर f जमा g के सांतत्य की जांच करनी है। सांतत्य की जांच कैसे करते हैं? एक फलन का उस बिंदु पर मान और उसी फलन की उस बिंदु पर सीमा यदि आपस में बराबर हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि फलन सांतत्य है। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g ऑफ x लिया गया है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये कैसे हुआ? जो आपने पाठ पढ़ा था सीमा और अवकलज, आपने उसमें सीमाओं के बीजगणित के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से हमने ये लिख दिया। अब आगे जब हमने किया तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x हो गया। ये भी कैसे हुआ? सीमाओं के बीजगणित से।
अब जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं f प्लस जी ऑफ सी, यानी f प्लस जी जो है वह भी x बराबर c के लिए संतत है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत हैं तो उन दोनों का योग जो है वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दोनों वास्तविक फलनों के अंतर पे क्या होता है प्रभाव। यहाँ पर भी f और g दो वास्तविक फलन हैं और एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है। हमें दर्शाना है कि इन दोनों वास्तविक फलनों का अंतर भी x बराबर c पर संतत होगा। तो आइए इसके सातत्य की जांच करते हैं। ठीक उसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू c f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब यहाँ पर आप सीमाओं का बीजगणित लगा दीजिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा f माइनस g ऑफ c, यानी f माइनस g भी x के लिए संतत है। तो यहाँ हमने एक और चीज सीखी कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत होते हैं तो उन फलनों का अंतर भी उस बिंदु पर संतत होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रमेय में अब चर्चा करते हैं गुणनफल के बारे में। तो सारी स्थितियां जो है वो ठीक उसी प्रकार से परिभाषित है जैसे पहले दो स्थितियों में थी। अब हमें दोनों वास्तविक फलनों के गुणनफल के सातत्य की जांच करनी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f into g of x is equal to limit x tending to c f of x into g of x। यहाँ भी आप लगा दीजिए सीमाओं का बीजगणित तो आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f of x into लिमिट x टेंडिंग टू c g of x, यानी दोनों फलनों पर अलग अलग सीमा लगाकर उसके बाद उन दोनों का गुणनफल कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f इंटू जी ऑफ c, यानी f गुना g बिंदु c पर। अतः हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो वास्तविक फलन किसी बिंदु पर संतत है तो उन दोनों वास्तविक फलनों का जब आप गुणनफल ले लेंगे तो वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है यहाँ पर बीजगणित देखेंगे। ये थोड़ा अलग प्रकार से है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वास्तविक फलन वैसे ही हैं, दोनों वास्तविक संख्या c पर संतत है। अब हमें ये दिखाना है कि f बटा g वो जो है वो भी x बराबर c पर संतत है। साथ ही में आपको एक स्थिति दे रखी है कि g ऑफ c जो है उसका मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फलन जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा, यानी ये जो f बटे g है वो परिभाषित नहीं रहेगा। आइए इसको हल करते हैं और f बटे g के सातत्य की जांच करते हैं बिंदु x बराबर c पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f बटे g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x बटा लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये होता है परिमेय फलन की सीमाओं के बीजगणित से। तो चलिए आगे इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा f ऑफ c बटे में g ऑफ c, जहां पर g ऑफ c का मान शून्य के बराबर नहीं है। अतः f बटे g भी x बराबर c के लिए संतत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आपको साइन फलन के सातत्य पर विचार करना है। तो f ऑफ x बराबर साइन x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। मान लीजिए कि कोई एक वास्तविक संख्या हमने c ले ली, x बराबर c प्लस h लिख दिया। तो जैसे जैसे x का मान c की तरफ होगा h का मान शून्य हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब आप खुद ही देखिए, यदि x c बन जाता है, x c की ओर बढ़ रहा है और एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर x का मान c के बराबर हो जाता है, तो c और c तो आपस में कट जाएंगे और h का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे x c की ओर बढ़ता है वैसे वैसे h शून्य की ओर बढ़ता है। इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c साइन ऑफ x।
आइए इसको आगे हल करते हैं। अब x की जगह पर हमने लिख दिया c प्लस एच। तो x जब c प्लस एच के बराबर है और पहली स्थिति में x c की तरफ बढ़ रहा था, तो अब h जो है वो 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर हमें एक सूत्र का उपयोग करना होगा। हमें पता है कि साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ पर a और b की जगह c और h था, तो ये हो गया साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h, जिस पर लिमिट लगी हुई है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, या फिर सीमा जो है वो h टेंडिंग टू 0 के बराबर है। अब आप इस पे क्या करेंगे, साइन c जो है उसमें तो h नहीं है। अब अगर h नहीं है तो h चाहे 0 हो, 1 हो या 2 हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साइन c बाहर आ जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h हो जाएगा। h का मान जब 0 की तरफ बढ़ेगा तो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू साइन सी हो गया साइन सी। लेकिन साइन h है दूसरी वाली स्थिति में, h अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन 0 0 हो गया और 0 इंटू कॉस सी हो गया 0, तो ये आ गया साइन सी, जो कि हो गया एफ सी के बराबर। क्यों, क्योंकि एफ एक्स था साइन ऑफ एक्स। तो हमने ये जाना कि लिमिट जो है उस फंक्शन की वो बराबर हो गई उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर, यानी फलन f ऑफ x जो x बराबर c पर उसका मान है वो बराबर हो गया उसी फलन की सीमा x बराबर c पर। तो हम कह सकते हैं कि फलन जो है वो x बराबर c पर एक संतत फलन है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आज हमने सीखा संतत फलनों के बीजगणित के बारे में, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अगली वीडियो में हम देखेंगे अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तब तक घर जाइए, प्रश्नावली 5.1 में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 3। पिछले 2 भागों में हमने जाना एक फलन संतत कब होता है, फलन की सांतत्यता की जांच कैसे करते हैं और संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ के भाग 3 में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अवकलनीयता के बारे में, यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। c पर f का अवकलज निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। इसको हम दर्शा सकते हैं f डैश c या d बाई dx ऑफ f ऑफ x एट x बराबर c से, यानी f डैश c आपको ये दिखा रहा है कि f जो फलन है उसका अवकलज निकाला गया है बिंदु c पर, और आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी d बाई dx ऑफ f ऑफ x x बराबर c पर। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। आपने जब 11वीं कक्षा में 13वां पाठ सीमा अवकलज पढ़ा था तो आपने उसमें जाना था कि किस प्रकार से किसी फलन का अवकलज प्राप्त किया जाता है। अवकलन के
पहले सिद्धांत से, ठीक उसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। f के अवकलज को f डैश x या d by dx और f of x द्वारा प्रकट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक पिछली वाली जगह पे भी तो यही लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं था, वहां f डैश c था। यहाँ पर सिर्फ अवकलज बताया गया है और वो आपको बताया गया था कि किसी भी एक फलन का अवकलज एक बिंदु x बराबर c पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि y बराबर हो जाए f of x के, तो हम ये जो d by dx of f of x है इसको लिख सकते हैं dy by dx और f डैश x की जगह आप उसको y डैश द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अवकलनीयता में बीजगणित देखते हैं। अवकलज के बीजगणित के रूप में निम्नलिखित नियमों को प्रमाणित किया जा चुका है। जब आपने संतत फलनों के बीजगणित के बारे में पढ़ा तो आपने देखा था कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत हैं तो उन दोनों का योग जो है वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। यहाँ स्थिति कुछ अलग है। आप दो फलनों को जोड़कर फिर उनका अवकलज प्राप्त कीजिए या फिर अवकलज करने के बाद उनको जोड़ दीजिए, दोनों का जो मान होगा वो आपस में बराबर होगा। और ये जो है वो दोनों स्थितियों के लिए सत्य है, चाहे आप फलनों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, यानी u प्लस माइनस v डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस माइनस v डैश। अगला है uv डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। इसको हम लेबनीज या गुणनफल नियम के रूप में जानते हैं। अगला नियम है u बटे v डैश इज इक्वल टू u डैश v माइनस uv डैश बटे में v का स्क्वायर, जहां v का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर फलन जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा और इसको हम भागफल नियम के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपको नियम दे रखे हैं इनको सिद्ध करना आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको इन नियमों को याद रखना है और जब इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि दो फलनों का योग हो रहा होगा, गुना कर रहा होगा या फिर भाग हो रहा होगा और आपको उसका अवकलज प्राप्त करना होगा, तब आप उसमें इन नियमों का प्रयोग करेंगे। अवकलज तभी परिभाषित होता है यदि सीमा का अस्तित्व हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फलन संतत हो। क्यों? फलन संतत तभी होता है जब बिंदु पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों आपस में बराबर होती है। और यहाँ पर कहा गया है कि अवकलज की परिभाषा के लिए सीमा का अस्तित्व होना जरूरी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फलन का संतत होना जरूरी है। अब यदि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c plus h माइनस f of c बटे h का अस्तित्व नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f अवकलनीय नहीं है। यानी अगर किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर फलन f अवकलनीय होता है यदि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा जो दोनों हैं वो परिमित भी हो और समान भी हो। अब ये क्या कहा गया है आपको कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, इसका अर्थ होता है कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। और ये तो हुई किसी बिंदु की बात। यदि मैं एक अंतराल ले लूं तो फलन अंतराल a, b में अवकलनीय कहलाएगा यदि वह अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंतराल जो है वो विपरीत अंतराल लिया गया है जिसमें a और b नहीं आएगा पर उसके बीच के सभी बिंदु आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक प्रमेय। यदि फलन किसी बिंदु c पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी है। मैंने अभी आपको यही कहा था कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, या हम ये कह सकते हैं कि फलन का संतत होना आवश्यक है।
तो यदि फलन संतत है तो वह अवकलनीय भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर संतत फलन जो है वो अवकलनीय हो। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। आज हमने सीखा अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम और अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में। घर जाइए, जो आपकी प्रश्नावली 13.1 दे रखी है, अब आप उसके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अंतिम भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा की और जानेंगे वन डे ग्राफ जनित्र को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी बैटरी को किसी संधारित्र की पट्टियों से जोड़ते हैं तो वो बैटरी उस संधारित्र को आवेशित करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होता जाता है उसकी पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर भी लगातार बढ़ता जाता है, जिस वजह से बैटरी को लगातार बढ़ते विभव के साथ साथ पट्टिकाओं को आवेशित करने में ज्यादा कार्य करना पड़ जाता है और संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करने के लिए बैटरी को जितना कार्य करना पड़ता है वो सब इस संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस संरक्षित ऊर्जा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम कल्पना करते हैं एक ऐसे संधारित्र की जिसकी धारिता C है और जिसमें आरंभ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अब जैसे ही हम इस संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ेंगे, ये बैटरी इस संधारित्र को आवेशित करना शुरू कर देगी। मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद ये बैटरी इस संधारित्र को इतना आवेशित कर देती है कि इसकी पट्टिकाओं के बीच V विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस समय पर पट्टिकाओं पर उपस्थित आवेश Q होगा C गुणा V। अब मान लेते हैं कि ये बैटरी एक और छोटा सा आवेश dq इन पट्टिकाओं पर स्थानांतरित करता है। तो ऐसा करने के लिए इसे इस विभव v के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य dw होगा जो बराबर होगा v गुणा dq के। और यदि हम v का मान रखें तो यह बराबर हो जाएगा q बटे c dq के। अब पूरा आवेश q स्थानांतरित करने में किया गया कार्य प्राप्त करने के लिए हम इस समीकरण को समकलित करेंगे, यानी W बराबर इंटीग्रेशन 0 से q बटे c dq जो बराबर होगा 1 बटे c इंटीग्रेशन 0 से q dq के, जिसे हल करने पर आता है 1 बटे 2 q की घात 2 बटे c। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि Q बराबर है C गुणा V के, यानी व्यंजक में Q की जगह CV रखे तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U होगी 1 बटे 2 CV की घात 2। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे जनित्र की जिसे अत्यधिक विभव उत्पन्न करने के लिए सन 1931 में एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री R.J. वन डे ग्राफ ने बनाया था। दोस्तों, ये एक ऐसा जनित्र होता है
जिसे अत्यधिक विभव, जिसका मान लगभग 5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट तक उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कि आवेशित कणों को त्वरित किया जा सके। ये जनित्र स्थिर वैद्युतिकी के 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। वैद्युत आवेश का स्थानांतरण बिंदु चालकों पर बहुत तेजी से होता है और आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर ही उपस्थित रहता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गोलीय खोल है जो कि चालक है और इसकी त्रिज्या को अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से दर्शाया जाता है तथा इस पर उपस्थित आवेश धनात्मक Q है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक के अंदर विभव का मान उसकी सतह पर विभव के मान के बराबर ही होता है, यानी इस खोल के अंदर विभव V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R। अब हम इस गोलीय खोल के अंदर एक छोटा सा गोला जिसकी त्रिज्या R और जिस पर धनात्मक Q आवेश उपस्थित है किसी तरह से रख पाते हैं। तो इस दूसरे गोले की वजह से पहले खोल की सतह पर बनने वाला विभव होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जबकि इसकी खुद की सतह पर बनने वाला विभव होगा V3 जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R के। अब बाह्य खोल पर धनात्मक कैपिटल Q तथा धनात्मक स्मॉल q आवेश की वजह से कुल विभव होगा VA जो बराबर होगा V1 जमा V2 के, यानी VA बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल Q बटे कैपिटल R जमा स्मॉल q बटे कैपिटल R। ठीक इसी तरह आंतरिक गोले पर धनात्मक कैपिटल Q तथा धनात्मक स्मॉल q आवेश की वजह से कुल विभव होगा VB जो बराबर होगा V1 जमा V3 के, यानी VB बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल Q बटे कैपिटल R जमा स्मॉल q बटे स्मॉल r। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि VB का मान हमेशा VA से बड़ा है और इन दोनों गोलों के बीच का विभवांतर है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट 1 बटे स्मॉल r घटा 1 बटे कैपिटल R। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों गोलों के बीच विभवांतर गोलीय खोल पर उपस्थित आवेश धनात्मक कैपिटल Q से स्वतंत्र है, यानी कि हम इस गोलीय खोल का विभव आंतरिक गोले की मदद से कितना भी बढ़ा सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमें बस दोनों गोलों को किसी तार से जोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आवेश अधिक विभव यानी आंतरिक गोले से कम विभव यानी बाह्य गोले पर आ जाएगा, जिससे इस पर आवेश का एकत्रीकरण होगा और इसका विभव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए अब समझते हैं कि यह वान डे ग्राफ जनित्र, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है तथा यह किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों, कई मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ एक विशाल चालक खोल को संभाले रखता है। इसमें 2 घिरनियां लगी होती हैं, जिसमें एक घिरनी खोल के केंद्र पर तथा दूसरी फर्श के पास होती है। इन दोनों घिरनियों से होकर एक लंबा, पतला, बिना सिरे वाला विद्युत रोधी पदार्थ का पट्टा गुजरता है। इस पट्टे को निचली घिरनी से जुड़े किसी मोटर द्वारा निरंतर घुमाया जाता है। यह पट्टा निरंतर ही उस आवेश को जो नीचे लगे ब्रश द्वारा पट्टे पर छिड़का जाता है, नीचे से ऊपर शीर्ष तक ले जाता है। यहाँ यह अपने धनावेश को बड़े खोल से संयोजित दूसरे चालक ब्रश को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार धनावेश खोल पर स्थानांतरित होकर
उसके समस्त बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और इस प्रकार इस ढंग से 6 अथवा 8 मिलियन वोल्ट तक की उच्च वोल्टता का अंतर बनाए रखा जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि इस ऊपर वाले गोले के पास कोई चालक पदार्थ लाया जाए तो यह अपना पूरा आवेश उस चालक पदार्थ को स्थानांतरित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपका शरीर, जो कि एक चालक है, किसी विद्युत कुचालक के ऊपर खड़ा होकर इस ऊपरी गोले को छूता है, तो यह गोला अपना सारा आवेश आपके शरीर में स्थानांतरित कर देगा और आपके बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। किंतु यदि आप किसी कुचालक, जैसे कि लकड़ी का बेंच या रबड़ के जूते पहनकर नहीं खड़े हैं, तो आपके शरीर को एक बिजली का झटका भी लग सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा को और उसका व्यंजक भी प्राप्त किया। इसके साथ ही हमने समझा वान डे ग्राफ जनित्र को, इसके उपयोग, सिद्धांत, संरचना तथा कार्य को। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये दूसरा अध्याय, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए अध्याय की, जो है तीसरा अध्याय, विद्युत धारा। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 में बात करी सबसे पहले गणित के बारे में, इसके पाठ त्रिभुज में आज हमने इसका भाग 2 पढ़ा और उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किया। वही कक्षा 10 में आज हम लोगों ने बात करी विज्ञान के बारे में, इसके अध्याय प्रकाश में। प्रकाश का आज हमने भाग 3 देखा और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। कक्षा 10 के बाद हम लोगों ने कक्षा 12 में आज गणित के अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता के भाग 2 और 3 को पढ़ा और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल भी किया। इसके बाद कक्षा 12 में आज हमने भौतिक विज्ञान के अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के भाग 8 को पढ़ा और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल भी किया। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।